वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन यंगस्टर्स की फेवरेट 150 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, यामाहा R15 वर्जन 3। इसके रिव्यूज, प्रोज एंड कॉन्स, काफ़ी चीज़ें इस गाड़ी पे मैं बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी टेक्निकल, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि आखिर यामाहा ने इसके इंजन में क्या मिर्च मसाले ऐसे डाले हैं जिस वजह से ये फास्टेस्ट 150 सीसी बाइक है इंडियन मार्केट में, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके परफॉर्मेंस को। और साथ ही साथ R15 ने ऐसा इसमें क्या डाला है जिस वजह से परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलता है और साथ ही साथ माइलेज भी मिल जाता है। जितनी स्पोर्ट्स बाइक्स रहती हैं उनमें ऐसा रहता है कि माइलेज कम हो जाता है परफॉर्मेंस के साथ साथ, लेकिन यहाँ लोग कम्यूटिंग भी कर रहे हैं इसी बाइक से, और सेम बाइक से लोग ट्रैक यूज भी कर रहे हैं, और सेम बाइक से लोग टूरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि ये टूरर बाइक नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका उस हिसाब का है कि लोग इसको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है इस गाड़ी का डिजाइन। अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो आपको काफी शार्प कट्स एंड क्रीसेस देखने को मिलेंगे और काफी शार्प एंड एजी डिजाइन है। डिजाइन लैंग्वेज रोल प्ले बहुत बड़ा प्ले करती है इन चीजों में, खासकर रेसिंग बाइक्स में और जो फॉर्मूला 1 रहती है उसमें एरोडायनेमिक्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। जब आप गाड़ी को स्पीड से चला रहे हैं तो जो सामने की हवा है जिसमें से आप जा रहे हैं, उस हवा को गाड़ी आसानी से काट पाए, और उसके जो हवा से रुकावट होती है, एरोडायनेमिक ड्रैग जिसको कहा जाता है, वो आप मिनिमाइज कर पाएं गाड़ी में। उस वजह से भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। वरना आपने नेकेड बाइक्स देखी हैं, जैसे कि FZ हुई, हॉर्नेट हुई, ये सब बाइक्स हैं जो नेकेड बाइक्स रहती हैं, उसमें जब भी आप गाड़ी को तेज चलाएंगे हाईवे पे तो आप पे विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो विंड ब्लास्ट से गाड़ी धीरे होने लगती है, और आपने देखा होगा जैसे ही आप लीन कर देते हैं तो गाड़ी की टॉप स्पीड बढ़ने लगती है और विंड ब्लास्ट भी कम हो जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं एरोडायनेमिक ड्रैग, जो कि R15 के डिजाइन को आप देख सकते हैं, काफी एग्रेसिव डिजाइन है और काफी एरोडायनेमिक डिजाइन है, जिस वजह से इसमें हवा की रुकावट कम होती है। सबसे पहली चीज तो परफॉर्मेंस के लिए ये रही। अब दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं, वो है इसका इंजन। R15 का अगर आप इंजन देखते हैं तो आपको इसमें मिलता है 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ इंजन, जो कि 155 सीसी का इंजन है, और BS6 मॉडल में 18.6 PS के आसपास ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है एट 10,000 RPM, और वहीं जो टॉर्क है वो 14.1 न्यूटन मीटर्स का प्रोड्यूस करता है। ये मैं आपको BS6 की स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूं। अगर आप BS4 देखेंगे तो वो 19 PS के आसपास की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और 14.5 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इतनी जो पावर है ये दूसरी किसी 150 सीसी बाइक में नहीं आती, और R15 महंगी भी है दूसरी 150 सीसी बाइक से। आप इसे ये कंपेरेबल नहीं है RTR 164V, FZ 150, हॉर्नेट, जिक्सर, इन गाड़ियों से ये कंपेरेबल नहीं है। अब सबसे पहली चीज मैं स्पेसिफिकेशन को पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है 4 वाल्व। 4 वाल्व यानी कि 2 इनटेक वाल्व्स, 2 जगह से पेट्रोल जाएगा, और 2 एग्जॉस्ट वाल्व्स, 2 जगह से एग्जॉस्ट बाहर निकलेगा। और जो हम नॉर्मल FZ ये सब बाइक्स देखते हैं, ये 2 वाल्व रहती हैं, इसमें एक एग्जॉस्ट एक इनलेट रहता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि RTR 164V 4 वाल्व गाड़ी है, उसमें R15 जितना परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? चलिए उस बात पे आता हूं मैं। अब इसमें इसके आगे लिखा है लिक्विड कूल्ड। अगर आप किसी भी बाइक को मोल्ड करते हैं या उसमें कस्टम चीजें लगाते हैं, उसको हैवी वेट, उसमें इंजन आप अपग्रेड करते हैं, ओवरऑल पावर बढ़ाते हैं, तो आपको उसके कूलिंग सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी को कूल नहीं कर पाए ढंग से तो इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपके परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि RTR 160 में लिक्विड कूलिंग नहीं है। जी हाँ, आप सही समझे, R15 में लिक्विड कूलिंग कंपनी ने इसलिए दी है ताकि वो इंजन की हीट को संभाल पाए। कंपनी बहुत सोच समझ के बनाती है और बहुत ज्यादा दूर की सोचते हैं इंजीनियर्स कि इतना जो RPM दिया जाता है वो इतने RPM पे कितनी हीट होगी गाड़ी, ये सब चीजें सब सोच के बनाई जाती है गाड़ी को। तो अब यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल गया कि आपके पास लिक्विड कूलिंग है, गाड़ी के हीट होने का चांस नहीं है। अगली चीज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो ये है कि रेड लाइनिंग। रेड लाइनिंग हम किसको कहते हैं? जब हम फुल थ्रॉटल देते हैं गाड़ी पे तो गाड़ी कितने हजार RPM पे जा रही है। RPM का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि इंजन जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितने रोटेशंस कर रही है। वैसे RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर हम रोटेशन से मानेंगे कि रोटेशन कितने कर रही है। R15 जो टॉप RPM जाता है, रेड लाइन करती है 12,500 RPM, 12,500 या 12,000 RPM पे रेड लाइन करती है, यानी कि 12,000 रोटेशंस इंजन मार लेता है 1 मिनट में। अब आप आ जाइए दूसरी बाइक्स पे। अगर आप दूसरी बाइक्स में आ जाएंगे, 150 सीसी बाइक्स की बात कर रहा हूं, तो वो मैक्स टू मैक्स 11,000, मैक्स टू मैक्स 11,000, वरना 9,500, 9,000, 10,000, इससे ज्यादा RPM रेड लाइनिंग नहीं करते। और उन बाइक्स में अगर आप रेड लाइनिंग कर देते हैं तो वो वाइब्रेशन करने लगती हैं, हीट हो जाती हैं। R15 बनी ही रेड लाइनिंग के लिए। अगर आप उसमें रेड लाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई वाइब्रेशन या प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगी, वरना आप दूसरी बाइक्स को रेडलाइन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि इंजन पर आप अब्यूज कर रहे हैं, इंजन को परेशान कर रहे हैं। लेकिन R15 में ऐसा नहीं है।
और कंपनी ने जो रेड लाइनिंग है वो 12,000 तक की रखी है। 12,000 आरपीएम पे लिमिटर लग जाता है, यानी कि आरपीएम लॉक लग जाता है। लेकिन अगर आप उसके डिजिटल मीटर में देखेंगे तो 13,000 आरपीएम तक शो कराए। और बहुत सारे जो ECUs रहते हैं, ECU लगाए जाते हैं परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए, ECU लगा देते हैं कस्टम ECU लोग, तो 16,000 आरपीएम, 14,000 आरपीएम, इतना ज्यादा आरपीएम पे जाती है। अब मैं आपको इतना सब बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि जब इतने ज्यादा आरपीएम पे चलने के लिए इंजन को डिजाइन किया है और इतनी आसानी से इतना आरपीएम गाड़ी अचीव कर पा रही है और रेड लाइन भी कर पा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, इसका मतलब ये है कि इसके इंजन में बहुत हाई क्वालिटी पार्ट्स यूज किए गए हैं। हाई क्वालिटी पार्ट्स यूज करने से यही फायदा रहता है कि आप रेड लाइनिंग कर पाते हैं। वरना अगर आप R15 में भी ECU लगा देंगे और वो 14,000 15,000 आरपीएम पे रेडलाइन करेगी तो उसके पार्ट्स जो हैं वो बोल जाएंगे, यानी कि उनके पार्ट्स में प्रॉब्लम आने लगेगी। हो सकता है क्रैंक का बेरिंग चले जाए, हो सकता है पिस्टन चले जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी ने उसके पार्ट्स को इतना ज्यादा ड्यूरेबल बनाया है कि वो 12,000 आरपीएम पे रेडलाइन करती है। और जो दूसरी बाइक से उनके पार्ट्स को इतना ड्यूरेबल बनाया है कि वो 9,000 आरपीएम तक रेडलाइन कर सकती हैं। अब आप समझे मेरी बात को कि R15 क्यों महंगी आती है और क्यों अच्छा परफॉर्म करती है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, वो एक टेक्नोलॉजी का यामाहा ने इसमें यूज करा है। वो टेक्नोलॉजी R1 और R6 से आती है इनके पास, VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। मैंने आपको बताया, अगर आपको इंजन की वर्किंग का थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो मैंने आपको बताया 2 वाल्व्स इनटेक के हैं, 2 वाल्व्स एग्जॉस्ट के हैं। वो वाल्व्स खुलते हैं आपस में, जब इनटेक पेट्रोल जाना है तो वाल्व इनटेक वाले खुल जाएंगे, एग्जॉस्ट से बाहर निकलनी है तो एग्जॉस्ट वाले वाल्व्स खुल जाएंगे। अब होता यह है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन में कि कैमशाफ्ट, जो कैमशाफ्ट होती है उस पे इन्होंने कर दी हैं 2 कैम्स लगा दी हैं इनटेक की। इनटेक यानी कि पेट्रोल जाने वाली जगह पे इन्होंने 2 कैम्स लगा दी हैं। अब वॉल्व्स तो 2 ही हैं लेकिन कैम्स भी 2 हैं। अब कैम्स में एक एक्चुएटर लगा है उस शाफ्ट पे एक्चुएटर लगने से क्या है, एक्चुएटर मतलब एक मशीन टाइप की लगी है, जो मशीन क्या करेगी कि जब आप 7,400 आरपीएम के ऊपर गाड़ी को रेव करेंगे तो वो मशीन कैमशाफ्ट जो है वो कैम्स चेंज कर देगी, कैमशाफ्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करके। कैम्स चेंज होने से ये होगा, जो वॉल्व्स हैं वो इनटेक वॉल्व्स देर तक खुले रहेंगे, एग्रेसिव हो जाएगी कैमशाफ्ट, और जो उससे क्या होगा कि इनटेक वॉल्व्स देर तक खुले रहेंगे, 7,400 आरपीएम के बाद की बात बता रहा हूं, देर तक खुले रहेंगे, जिस वजह से उसमें ज्यादा पेट्रोल जाएगा और इसीलिए आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। अब हो ये रहा है, इस कैमशाफ्ट का फायदा क्या है मैं ये बता देता हूं। देखिए, इसमें लगी हैं 2 कैम्स। एक कैम जो है वो वॉल्व्स को अपने नॉर्मल टाइम से खोलेगी कि माइलेज अच्छा दे, गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करे, और 7,400 आरपीएम के बाद दूसरी कैम ओपन हो जाएगी जो ये करेगी कि वॉल्व्स को देर तक ओपन करके रखेगी, जिससे उसमें पेट्रोल ज्यादा जाए, परफॉर्मेंस अच्छा मिले। तो अब जो पहली कैम है वो 7,400 आरपीएम तक की है, यानी कि लो एंड से मिड रेंज परफॉर्मेंस तक की है, यानी कि पिकअप अच्छा देने के लिए है और मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए, ट्रैफिक राइडिंग के लिए है। और जो दूसरी कैम है वो काफी एग्रेसिव कैम है, जो कि पेट्रोल ज्यादा डालेगी गाड़ी के अंदर और इस वजह से आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, और वो कैम 7,400 आरपीएम के बाद ऑन होगी, जो कि टॉप एंड परफॉर्मेंस के लिए है। तो अब आप मेरी बात को समझे कि कंपनी ने इतना दिमाग लगाया है, इसी को बोला जाता है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जिस वजह से इन्होंने क्या करा है कि अगर आप कोई दूसरी 150 सीसी बाइक चलाएंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि 150 सीसी बाइक से मोस्टली मिड रेंज परफॉर्मेंस, यानी कि 5 से 6,000 आरपीएम या 4 से 5,000 आरपीएम तक के बीच में ये गाड़ियां अच्छे से चलती हैं, मतलब अच्छा पिकअप भी देंगी और अच्छा, मतलब ओवरऑल अच्छा माइलेज भी देंगी। लेकिन R15 में इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने मिड रेंज परफॉर्मेंस भी ले लिया गाड़ी से और टॉप एंड परफॉर्मेंस भी ले लिया। तो अब आप समझते होंगे कि क्यों R15 इंडिया की फास्टेस्ट 150 सीसी मोटरसाइकिल है। अगली 2 चीजों पे भी आपके लिए गौर करना जरूरी है। पहली चीज है 6 स्पीड गियर बॉक्स। अगर आप गाड़ी को धीरे चला रहे हैं और अगर आप सिर्फ 5वें गियर पर डाल के रखते हैं गाड़ी को, तो हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा जा रहा हो। अगर आप सेम स्पीड पर चला रहे हैं और गाड़ी को 6ठे गियर पर डाल देते हैं तो उससे आपकी गाड़ी का इंजन कम रेव करेगा और गाड़ी की स्पीड अच्छी मेंटेन रहेगी, जिस वजह से आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। और 6th गियर आपको हाईवे पर टॉप स्पीड अचीव करने में भी हेल्प करेगा, जो कि R15 की टॉप स्पीड 150 प्लस चली जाती है। अगली चीज है यहाँ पर R15 का पावर टू वेट रेशो। जो पावर टू वेट रेशो है वो काफी अच्छा है, जिस वजह से इसमें आपको मतलब पावर ज्यादा वेट कम, पावर ज्यादा वेट कम का मतलब कि पावर आपको ज्यादा मिलेगी, गाड़ी आसानी से मूव कर पाएगी। और जो इसका वेट है वो 142 केजी का कर्व वेट है, जो कि काफी अच्छा है। दूसरी बाइक्स में इससे कम वेट आता है लेकिन उनमें इतना परफॉर्मेंस नहीं आता, तो इसमें परफॉर्मेंस भी ज्यादा है और वेट भी कम है। तो दोस्तों, आई होप आप ये समझ गए होंगे अब कि R15 वर्जन 3 क्यों इतनी तेज भागने वाली गाड़ी है और क्यों दूसरी जो 150 सीसी बाइक्स हैं वो इस गाड़ी से कॉम्पीट नहीं कर पाती, ना ही इसके साथ इसकी टक्कर में खड़ी हो पाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या
थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरी अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएं। और जी हाँ, बेल आइकन आप दबा देंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरी वीडियोस जो भी अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास आएंगी। और जी हाँ, एक और फायदे की चीज है, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं करा तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ नई अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।